हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो मेरा नाम है देव सर और आज से हम हमारे गुड सेट के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है। कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है और कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। टोटल 10 चैप्टर है। तो हम हर वीक एक चैप्टर कवर करने का ट्राई करेंगे, तो तुम्हारी एग्जाम तक हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। अब शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, सॉल्यूशन से। चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि ये गुड सेट के लेक्चर्स है और गुड सेट में पर्टिकुलर टॉपिक में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, वही टॉपिक हम सीखेंगे, सारे टॉपिक नहीं सीखेंगे। लेकिन हाँ, ये गारंटी देता हूं जो सिखाऊंगा उसी में से आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। बराबर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर है, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों के लिए है। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन, उसका दूसरा नाम द्रावण। सॉल्यूशन का दूसरा नाम द्रावण, गुजराती मीडियम के लिए। बराबर। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है बेटा? होमोजीनस। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। बेटा द्रावणना बे घटक होय। द्रावणना कितला घटक होय? बे घटक। एक सॉल्वेंट यानी कि द्रावक, दूसरा सॉल्यूट यानी कि द्रव्य। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। द्रावणों बे घटक छे, द्रावक और द्रव्य। दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर एक टेबल बनाकर समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलो, सॉल्यूट यानी कि द्रव्य, सॉल्वेंट यानी कि द्रावक। समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, फोकस करना, ठीक है। सॉल्यूट मोस्टली लेस क्वांटिटी में होता है। ओछा जથ્થામાં આપણને દ્રવ્ય જોવા મળે છે, અથવા તો ઓછા પ્રમાણમાં। ઓછા પ્રમાણમાં कंपैरेटिवली सॉल्वेंट ज्यादातर ज्यादा होता है, मोस्टली मोर इन क्वांटिटी। વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। द्रावक કેવું હોય બેટા? વધુ પ્રમાણ। उसके बाद दूसरा सॉल्यूट, ये डिसॉल्व हो जाता है, गेट्स डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट क्या हो जाता है बेटा? डिसॉल्व हो जाता है। जबकि जो सॉल्वेंट है, इन विच सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड, इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट खुद डिसॉल्व होगा, किसके अंदर डिसॉल्व होगा? सॉल्वेंट के अंदर। बराबर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सॉल्यूट होता है बेटा, सॉल्यूट के बारे में अगर हम और बात करेंगे तो सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन।
એકથી વધુ હોઈ શકે છે. Always one per solution. એક દ્રાવણમાં એક જ દ્રાવક હોય. एक द्रावण में एक ज द्रावक. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो मेरे पास एक ग्लास है बेटा. ग्लास में मैं भर देता हूं पानी. ये देखो वाटर भर दिया. उसके अंदर मैं डालता हूं बेटा नमक. ओके. तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? तो ज्यादा क्वांटिटी में H2O वाटर है. વધારે પ્રમાણમાં શું છે? પાણી છે. तो वो क्या हो गया फिर? सॉल्वेंट हो गया बेटा. सॉल्वेंट यानी कि द्रावक. कम क्वांटिटी में क्या है बेटा? कम क्वांटिटी में नमक है, NaCl. इन लेस क्वांटिटी तो वो क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट यानी कि द्रव्य. इजी है. डिसॉल्व कौन हुआ? नमक डिसॉल्व हुआ. आप जैसे ही नमक पानी में डालते हो, थोड़े थोड़े टाइम तक मिक्स करते हो, नमक गायब हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है. तो डिसॉल्व कौन हुआ? NaCl. सॉल्यूट है, द्रव्य है. किसके अंदर डिसॉल्व हुआ? पानी के अंदर. तो वो सॉल्वेंट है, वो द्रावक है. आप समझ रहे हो? पानी के अंदर क्या आप सिर्फ नमक ही डिसॉल्व कर सकते हो? नहीं. आप उसके अंदर शुगर डालो, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी. मतलब कि पानी जो है वो कांस्टेंट है, एक ही होता है. सॉल्वेंट हमेशा, द्रावक हमेशा एक ही होता है. लेकिन आप उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट डाल सकते हो, बहुत सारे द्रव्य डाल सकते हो. बोलो समझ में आ गया? कौन सॉल्यूट है यानी कि द्रव्य है, और कौन सॉल्वेंट है यानी कि द्रावक है. इजी. आगे बढ़ेंगे. चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यानी कि द्रावणों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करेंगे. यहां पर मैं लिख देता हूं वर्गीकरण बेटा. किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था ना आधारे वर्गीकरण. फिजिकल स्टेट के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे. चलिए, तो जो सॉल्यूशन होता है, द्रावण होता है, उसका 3 टाइप होता है. सॉलिड यानी कि घन, लिक्विड यानी कि प्रवाही, एंड गैस यानी कि वायु. 3 टाइप है. अब सॉल्यूशन यानी कि द्रावण में चलती है डेमोक्रेसी. क्या चलती है बेटा? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसके ज्यादा वोट्स उसकी सरकार. डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसके ज्यादा वोट्स उसकी सरकार. तो डेमोक्रेसी. यहां पर ज्यादा अमाउंट में कौन है? ज्यादा अमाउंट में कौन होता है? सॉल्वेंट होता है, द्रावक होता है. तो सॉल्वेंट का यानी कि द्रावक का जो फिजिकल स्टेट है, वही फिजिकल स्टेट पाया जाएगा सॉल्यूशन का. द्रावक નું જે ભૌતિક અવસ્થા છે, એ જ ભૌતિક અવસ્થા કોની જોવા મળશે? દ્રાવણોની જોવા મળશે. चलिए, तो अब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनाएंगे, द्रावण बनाएंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे. तो यहाँ पर एग्जांपल्स का हम लोगों को लिस्ट बनाना है. एग्जांपल ग्रीन कलर से लिखेंगे. मस्त. चलो फोकस करना अभी. ठीक है. गैस को डिसॉल्व करना है सॉलिड में. वायु बेटा, वायु ने डिसॉल्व करीशु. किसके अंदर? घन के अंदर. बराबर. सॉलिड मतलब घन. उसके बाद लिक्विड यानी कि प्रवाही को डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड यानी कि घन के अंदर. और फिर सॉलिड यानी कि घन को ही डिसॉल्व करेंगे घन के. एग्जांपल्स देखते हैं. गैस इन सॉलिड, आप सबको पता है. एक एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल? रिडक्शन रिएक्शन जब आप करते हो. कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, या फिर हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो.
उसके अंदर एक कैटलिस्ट उद्दीपक का इस्तेमाल होता है, प्लेटिनम या तो पैलेडियम या तो निकल। प्लेटिनम या तो पैलेडियम या तो निकल नाम के कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है रिडक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन के दौरान, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व होता है बेटा। हाइड्रोजन गैस किसमें डिसॉल्व होता है? प्लेटिनम पैलेडियम निकल में। तो ये क्या है? ये तो सॉलिड है, मेटल है, और उसके अंदर गैस डिसॉल्व हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? गैस टू सॉलिड, वायु थी घन। दूसरा एग्जांपल, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग बेटा? लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर। उसका एग्जांपल क्या होगा? चलो आप मुझे बताओगे कि लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में डिसॉल्व करना है तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? उसका एग्जांपल है कौन सा? ध्यान से देख, सोडियम मर्क्यूरी एमालगम। गुजराती में भी उसे एमालगम ही कहते हैं। डन। सोडियम मर्क्यूरी एमालगम दोनों मेटल है, सोडियम भी मेटल है, मर्क्यूरी भी, पारो जिसे गुजराती में कहते हैं वो भी मेटल है, लेकिन सोडियम होता है बेटा सॉलिड। कैसा होता है? मर्क्यूरी होता है बेटा लिक्विड। मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड। दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। मेनली मर्क्यूरी सोडियम के अंदर डिसॉल्व होगा। तो जब मर्क्यूरी सोडियम के अंदर डिसॉल्व हो रहा है मतलब लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है, प्रवाही गनमा डिसॉल्व થઈ રહ્યું છે, बराबर। सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है 22 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर सोना, बराबर। यहां पर मैं सोनू ऐसा लिख देता हूं, बराबर। प्योर गोल्ड, प्योर सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का। अगर आप गहने लेने जाते हो तो उसमें कभी भी 24 कैरेट गोल्ड के गहने नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड होता है सॉफ्ट, आप उसको चबा सकते हो, उतना सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट गहने तो टूट जाएंगे, सॉफ्ट गहने क्यों दिए जाए? तो दिए जाते हैं असल में आपको इम्प्योर गोल्ड के गहने, जिसमें गोल्ड के अलावा कॉपर मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं बेटा? कॉपर। तो अगर आपके पास 22 कैरेट गोल्ड है तो मतलब बाकी का 2 कैरेट, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, अगर आपके पास 22 कैरेट गोल्ड है तो उसका मतलब बाकी का 2 कैरेट क्या होगा? कॉपर होगा। तो कॉपर कैसा है? सॉलिड है। गोल्ड भी कैसा है? सॉलिड है। बनने घन है, दोनों सॉलिड है, तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड सॉलिड का, सिंपल सा। आगे बढ़ेंगे। लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करना है वो हमने कंप्लीट कर लिया, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करना है वो कंप्लीट कर लिया, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व। लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, प्रवाही द्रावण बनावू है। अगर आपको प्रवाही बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो सॉल्वेंट तो लिक्विड चाहिए, फिक्स है, प्रवाही, बराबर। यहां लिख देता हूं प्रवाही, लेकिन हम उसके अंदर गैस डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड डिसॉल्व कर सकते हैं, वायु ओगाड़ी શકીએ છીએ, प्रवाही ओगाड़ी શકીએ છીએ, घन यानी कि सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते। गैस को लिक्विड में डालेंगे, एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन इन वाटर या सी वाटर, दरिया के पानी में। आप मुझे एक बात बताओ, पानी में मछलियां जिंदा रहती है तो वो सांस कैसे लेती है? ऐसा तो है नहीं कि भाई मछलियां पानी का ब्रेकडाउन करेगी, उसमें से हाइड्रोजन अलग निकालेगी, ऑक्सीजन अलग निकालेगी, फिर इस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगी। नहीं, केमिकल प्रोसेस तो कर नहीं सकती मछलियां। तो मछलियां सांस लेती कैसे? हाउ फिशेस ब्रीथ? तो पानी के अंदर पहले से एक अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड रहता है। पानी में पहले थी अमुक मात्रा में ऑक्सीजन द्राव्य थयेलो होय छे। समझ में आ गया? तो ये एग्जांपल हो गया जहां पर गैस लिक्विड में डिसॉल्व्ड है। सोडा वाटर उसका एग्जांपल है, सोडा वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है सोडा के अंदर, क्या डिसॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रवाही प्रवाही, लिक्विड लिक्विड, पैग बनाओ बेटा। इथेनॉल, प्लस वाटर, बराबर, सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस एग्जांपल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पानी के अंदर हम क्या डालते हैं? अल्कोहल। कुछ लोग अल्कोहल के अंदर पानी डालते हैं, डजंट मैटर, दोनों लिक्विड है, ये मैटर करता है। दोनों प्रवाही है, ये मैटर करता है। घन यानी कि सॉलिड को हम प्रवाही यानी कि लिक्विड में डालेंगे, घन टू प्रवाही, सॉलिड को लिक्विड में डालना है, तो उसका तो कितना सारा एग्जांपल है, NaCl प्लस वाटर। नमक को पानी में डाल दो, हो गया सॉलिड टू लिक्विड, घन थी प्रवाही, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। गैस सॉल्यूशन बनाना, गैसियस सॉल्यूशन, वायुमय द्रावण बनाऊ छे, तो क्या करेंगे बेटा? तो उसके लिए सॉल्वेंट तो गैस ही लेना पड़ेगा, डेमोक्रेसी चलती है। सॉल्यूट कोई भी ले सकते हो, वायु ले सकते हो, प्रवाही ले सकते हो, घन ले सकते हो। एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। दो गैस का सॉल्यूशन कौन सा वाला है? हमारे आसपास की हवा, हमारे आसपास की हवा में मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? नाइट्रोजन, 70%, ऑलमोस्ट 70% नाइट्रोजन है हमारी आजू बाजू की हवा। उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, हर तरीके के गैस डिसॉल्व्ड है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया? सॉल्वेंट। नाइट्रोजन क्या हो गया? द्रावक। और उसके अंदर डिसॉल्व बाकी जितने भी गैस है वो सारे क्या हो गए? द्राव्य। उसके बाद लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करना है बेटा, एक क्लोरोफॉर्म होता है, CH-Cl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है उसकी कुछ खास चीजें होती है। कौन सी खास बात है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जो क्लोरोफॉर्म है, आप मान लो मार्केट से एक बॉटल क्लोरोफॉर्म की लेके आते हो, और मान लो आपने किसी काम के लिए क्लोरोफॉर्म निकाला था, बराबर। मूवीज में आपने देखा होगा, लोगों को बेहोश करने के लिए ऐसे रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डालते, ऐसे सुंगा देते, लोग बेहोश हो जाते। अब मान लो आप किसी काम के लिए क्लोरोफॉर्म लेके आए, बराबर, किडनैपिंग विडनैपिंग करना है आपको, क्लोरोफॉर्म लेके आए, क्लोरोफॉर्म की बोतल खोली आप फिर भूल गए बंद करना, आप किसी काम में लग गए, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, मान लो आप भूल ही गए, 3-4 दिन बाद वापस आते हो, देखते हो क्लोरोफॉर्म की बोतल खाली, कहां गया क्लोरोफॉर्म? तो क्लोरोफॉर्म के जो लिक्विड पार्टिकल्स है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की जो हवा है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन एयर, जहां पर एयर क्या है? गैस, वायु है बेटा, और क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड, प्रवाही है। तो ये एग्जांपल हो गया। सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर, ओहो, कैम्फर, कपूर, कपूर को जब हम जलाते हैं, कपूर की स्मेल दूर दूर तक आती है, बिना जलाए भी कपूर की स्मेल दूर दूर तक आ जाती है। कैसे? उसके जो सॉलिड पार्टिकल है, जो घन कणों है ना, वो कहां डिसॉल्व हो जाएंगे? गैस में डिसॉल्व हो जाएंगे। सारे एग्जांपल लिख लिए। इसके थोड़े से MCQ देखते हैं जो अब तक बोर्ड में या गुडसेट में आ चुके हैं। सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, मतलब सॉल्यूट मतलब द्राव्य प्रवाही, सॉल्वेंट मतलब द्रावक वायु। एग्जांपल बताओ, चलो, द्राव्य प्रवाही द्रावक वायु देखते हैं। लिक्विड को गैस में डिसॉल्व किया है, तो देखो लिक्विड को गैस में डिसॉल्व किया, अभी अभी एग्जांपल देखा, क्लोरोफॉर्म इन एयर, कहां गया क्लोरोफॉर्म? मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, खत्म, डन, क्लियर, ओके। आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूट गैस, अब यहां पर द्राव्य जो है बेटा वो गैस है, वायु। सॉल्वेंट जो है द्रावक वो है सॉलिड यानी कि घन।
गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया है। एग्जाम्पल पहला वाला, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम पैलेडियम निकल, ये रहा हाइड्रोजन इन पैलेडियम, केस खत्म, समझ में आ गया, क्लियर बात है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की मेथड्स, समझता। कंसंट्रेशन मतलब बेटा द्रव्यता। कंसंट्रेशन क्या दिखाती है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, द्रावण में द्रव्य કેટલું છે। आपको यह ध्यान में रखना है कि कंसंट्रेशन दिखाती है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, द्रावण में द्रव्य કેટલું છે, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। अगर आपको कोई पूछे कंसंट्रेशन क्या, इधर थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन होगा कंसंट्रेशन टर्म किसे कहते हैं, इट शोज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूट, माय मिस्टेक, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन द्रावण में ओगळेला द्रव्यनी मात्रा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें क्या दिखाती है, द्राव्यता अवयवों हमें क्या दिखाते हैं, कितना द्राव्य है, मतलब कितना सॉल्यूट मौजूद है एक सॉल्यूशन में, एक द्रावण में, वो पता चलता। चलिए, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स है, बराबर इधर ढगला है पूरा। अगर मैं आपको पूरा लिस्ट लिखवाऊं तो कुछ बहुत सारी है, लेकिन हम सारी नहीं पढ़ने वाले, जितनी सिलेबस में उतनी पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज V बाय V, उसके बाद मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, उसके बाद मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन इधर डाल देते हैं, मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं बेटा मोल अंश, उसके बाद ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, उसके बाद मास परसेंटेज आते हैं बेटा, बराबर 30%। बहुत सारी अलग अलग मोल फ्रैक्शन है, वैसे मास फ्रैक्शन भी आता है, बहुत सारी अलग अलग है। उसमें से हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ये मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी नहीं है तो नहीं करेंगे। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश है हमारे सिलेबस में, ppm है हमारे सिलेबस में, तो बस जितना है उतना करेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। स्ट्रेंथ भी आता है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में है नहीं, बराबर। जहां से क्वेश्चंस आते हैं, पहले आते थे बाहर से क्वेश्चन, पहले इन सब टॉपिक में से क्वेश्चन आते थे तो मैं कवर भी करवाता था, लेकिन अब केस ऐसा है कि भाई पेपर बनेगा तो सिर्फ जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है वहीं से बनेगा, वरना नहीं बनेगा, तो फिर हमको बाहर का पढ़ के मतलब नहीं। चलिए, मास परसेंटेज से शुरुआत करेंगे। मास परसेंटेज, चलिए इसको गुजराती में लिखते हैं 30%, परसेंटेज W बाय W। आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, मान लो आपके मार्क्स आए 150 आउट ऑफ 200, ऐसे मार्क्स है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, बहुत सिंपल से तरीके से आप परसेंटेज निकालते हो कि भाई 200 में से 150 मार्क आ गए, बताओ 100 में से कितने आए, मतलब
150 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, गेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। किसी भी चीज को 100 से कंपेयर कर दो, आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। तो वही चीज यहां पर करें। टोटल मास को कंपेयर करेंगे 100 से। परसेंटेज W बाय W का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास। अब टोटल मास किसका होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाकर, द्राव्य एंड द्रावक का मिला के टोटल मास, टोटल दर मिलता है, और वो होगा सॉल्यूशन का। क्योंकि सॉल्यूशन उन दोनों से ही बनता है, मल्टीप्लाई बाय 100 से भी लिख सकते हो। द्राव्यनु दर डिवाइड बाय द्रावणनु कुल दर गुणा 100। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है परसेंटेज W बाय W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट W2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ W मल्टीप्लाई बाय। चलो आगे बढ़ते, वॉल्यूम परसेंटेज सेम, सिर्फ मास की जगह वॉल्यूम कर दो। कद थी टका, परसेंटेज V बाय V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन द्राव्यानुकद डिवाइड बाय द्रावणानुकद। ऐसे भी लिख सकते, V2 द्राव्यानुकद डिवाइड बाय V द्रावणानुकद मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो आगे बढ़ेंगे। ओके, एप्लीकेशन जस्ट सीखेंगे 2 मिनट में, एप्लीकेशन भी सीखेंगे। वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दर भाग्या कद की टका, परसेंटेज W बाय V। कैसे करेंगे, ध्यान दो, परसेंटेज W बाय V इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर सॉल्यूट का मास रहता है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, नीचे वॉल्यूम है जो किसका रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। गुजराती में लिखे तो द्राव्यनु दर द्रावणनु कद गुणा 100। शॉर्ट में बनाए W2 बाय V इंटू 100, खत्म। चलिए ppm पार्ट्स पर मिलियन, पहले 100 से कंपेयर करते थे तो परसेंटेज निकलता था, अब पार्ट्स पर मिलियन निकालना है। अगर आपको पर मिलियन निकालना है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा बेटा 10⁶ से। किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 10⁶ से। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ppm इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अगर आप 10⁶ करते हो तो ही आपका आंसर ppm में है। गुजराती में लखी दो, द्राव्यना पार्ट्स डिवाइड बाय द्रावणना पार्ट्स आप कहेंगे सर ये पार्ट्स है क्या,
पार्ट्स की जगह आप दोनों का मास ले सकते हो, वॉल्यूम ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पार्ट्स की जगह कुछ भी ले सकते हो। છોકરાઓ આ પાર્ટ્સ શું છે? પાર્ટ્સની જગ્યાએ તમે બંનેનું દળ લઈ શકો, કદ લઈ શકો, અથવા તો તમે અણુઓની સંખ્યા પણ લઈ શકો છો। क्लियर? तो हमारे पास सारे फॉर्मूला रेडी है, बराबर। एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। जो बोर्ड या गुड सेट में अगर पूछे गए एमसीक्यूज है तो हम थोड़े से देखते हैं पीवाईक्यूज। चलो ब्रेक डाउन करेंगे। विच इज वेट टू वॉल्यूम पीपीएम? वेट टू वॉल्यूम पीपीएम निकालना है, मतलब डब्ल्यू बाई वी पीपीएम निकालना। जो सॉल्यूट होगा द्राव्य, उसका मास लेना है, दड़। जो सॉल्वेंट होगा, बराबर, द्रावक, उसका वॉल्यूम लेना है, कद। हमें दिया है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो पहले परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी लिखते हैं 0.05। अब परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब होता क्या है? पहले तो सभी के मतलब प्रिपेयर करेंगे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जगह काम आने वाली है, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई कहता है, सुनना ध्यान से, अगर आपको कोई कहता है कि आई हैव 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन, मारी पासे 5% दड़थी द्रावण मौजूद छे, तो इसका बेटा मतलब ये होता है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, द्राव्य, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन एटले के द्रावण। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? 5% का मतलब क्या होता है? 5 ग्राम सॉल्यूट है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 5 ग्राम द्राव्य मौजूद है पर 100 ग्राम ऑफ द्रावण। चलिए, अगर आपको कोई बोलता है 20% V बाई वी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 20 ग्राम सॉल्यूट है, द्राव्य, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एटले के द्रावण। पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, पर 100 ग्राम द्रावण अपनी पासे 20 ग्राम द्राव्य मौजूद है। और वैसे ही अगर हम बात करें, किसी ने बोल दिया 25% डब्ल्यू बाई वी सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 25 ग्राम सॉल्यूट द्राव्य मौजूद है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन द्रावण। 100 ग्राम द्रावण में 25 ग्राम द्राव्य है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 25 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, पर रेशियो है। अगर ये 100 ग्राम है ये 25 होगा, अगर ये 200 ग्राम है तो ये 50 होगा। समझ में आ गया? अगर ये 300 है तो ये 75 होगा, अगर ये 400 है तो ये 100 होगा, वैसे करके। चलिए अब आते हैं मेन चीज पर, यस, हमारे क्वेश्चन पर। तो हमें बोला गया 0.05% डब्ल्यू बाई वी है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है 0.05 ग्राम द्राव्य है। यहां पर हमने गलती तो नहीं कर दी? हाँ, यहां पर एक छोटी सी गलती कर दी, ml लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ml, क्योंकि परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी है, दड़ भाग्या कद, मास बाय वॉल्यूम, बराबर। चलिए, तो 0.05 ग्राम द्राव्य मतलब कि सॉल्यूट है, पर 100 ml द्रावण मतलब कि सॉल्यूशन। बोलो आ रहा है समझ? क्लियर कट बात है। सॉल्यूशन मान लिया 100 ml है, तो सॉल्यूट हो गया 0.05 ग्राम। अब पीपीएम निकालते बेटा। पीपीएम का फॉर्मूला
पीपीएम का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट के पार्ट्स, द्राव्यना पार्ट्स, कितना मिला बेटा 0.05, लिख दो, डिवाइड बाय सॉल्यूशन के पार्ट्स, द्रावणना पार्ट्स कितना मळे बेटा 100, लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो 2 0 कैंसल हो गया, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। तो अगर हम ये पॉइंट को पीछे लेते लेते जाए तो हमको मिल जाएगा 500 ppm W/V। आंसर आ गया। पहले हमने क्या किया, परसेंटेज W/V को कन्वर्ट किया, उसमें से द्राव्य यानी कि सॉल्यूट का मास दर निकाल लिया, सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, द्रावण नु आपने कद शोधी लीधु, फिर वो दोनों चीजों को पीपीएम के फॉर्मूला में डाला और आंसर लेके आ गए। बोलो है सिंपल कि नहीं? वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ता, आइसोटोनिक पूछा है बेटा। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बराबर। आइसोटोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन सेम होना, द्राव्यता सरखी होवी, कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालनी है जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए, उसका तरीका भी बता देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे बेटा, बराबर, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे हम, यहां पर मोलारिटी या फिर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, अगर हमें आइसोटोनिक के लिए फाइंड करना है, आइसोटोनिक, तो उसके लिए हमेशा करो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आयंस। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि द्राव्यता मल्टीप्लाई बाय आयंस। चलिए, यूरिया के बारे में बात चल रही है। पहले यूरिया की मोलारिटी ढूंढनी पड़ेगी, तो परसेंटेज W/V को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। परसेंटेज W/V को ब्रेक कर देते हैं। 6% है, तो उसका मतलब ये हुआ 6 ग्राम सॉल्यूट है, द्राव्य, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक वॉल्यूम मिल गया, एक मास मिल गया। अब यहां पर मोलारिटी ढूंढनी पड़ेगी। मोलारिटी ढूंढने के लिए पहले यहां पर आ जाते हैं हम लोग। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी M, उसका फॉर्मूला होता है N2/V, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन द्राव्यना मोल डिवाइड बाय द्रावणनु कद। बोलो डन है? तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। अब वापस चले जाते हैं, चलो। तो हम मोल निकालेंगे, मोल निकालना आसान है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। किसका निकालना है, यूरिया का। तो N2 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास है 6 ग्राम, दड़ केटलू है 6 ग्राम, मोलर मास, मोलर दड़ केटलू है बेटा यूरिया का 60 ग्राम, मोल मिल गया 0.1 मोल। कितना मिल गया, 0.1 मोल। ओके, अब मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल है 0.1, वॉल्यूम दिया बेटा 100 ml, लेकिन लीटर में लेना है, लीटर में 0.1 होता है। आंसर मिल गया 1, मोलारिटी मिल गई 1। अब यूरिया की बात चल रही है। क्या यूरिया के कभी आयंस बनते हैं बेटा? यूरिया के कभी आयंस नहीं बनते हैं। अगर यूरिया के आयंस नहीं बनते हैं तो मतलब कि यूरिया जो है वो अकेला ही है बेचारा। तो मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय आयन, आयन नहीं बनते हैं, वो भी एक है, आंसर मिल गया 1। अब इनमें से किसका आंसर 1 हो रहा है वो चेक करना है। NaCl के आयंस बनते हैं, NaCl के 2 आयंस होते हैं Na+Cl-, NaCl के 2 आयन होते हैं Na+Cl-।
दो आयन, मोलारिटी तो दे दी। तो अगर NaCl के लिए निकाले बेटा तो पहले केस में क्या होगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.2 आंसर आ गया। दूसरे केस में 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 आंसर आ गया। तीसरे केस में 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.5 आंसर आ गया। इसमें 1 इंटू 2 आंसर 2 आ गया। बोलो कौन सा आंसर इस आंसर के साथ मैच कर रहा है, कौन सा वाला आंसर जो है वो यहां पर मैच कर रहा है, ये वाला। खत्म केस। फिर से पूरा रिवाइज करा देता हूं हमने क्या क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया था, दड़थी कदना टका आप्या हता, दड़ भाग्या कदना टका आप्या हता, जो कि 6 था। तो मतलब 6 ग्राम सॉल्यूट है, द्राव्य है, 100 ml सॉल्यूशन है, द्रावण है, ये तो अपने को समझ में आ गया। फिर मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल निकाल लिए यूरिया के कितना होता है, उसका मास यानी कि दर 6 ग्राम है, मोलर मास यानी कि मोलर दर 60 ग्राम है, तो डिवाइड कर दिया 0.1 मोल, मोल रख दिया, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है तो वॉल्यूम रख दिया, मोलारिटी मिल गई। आइसोटोनिक में क्या कंपेयर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आयंस, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय आयंस। यूरिया के कोई आयन नहीं होते हैं, यूरिया अकेला ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1 मिल गया। फिर यहां पर NaCl के 2 आयन होते हैं, सबका मल्टीप्लीकेशन किया तो अपने को ये वाला आंसर सही बैठा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 आंसर। बोलो आ गया समझ में पूरा, आगे बढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन समझते हैं, मोल अंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह पर काम में आएगा, अभी से समझना जरूरी है। चलिए मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। मान लो मेरे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड को बोलता हूं A, प्रवाही है एक, जेने कहीशु A, उसके मोल हो गए Na। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं सर, एक चीज है जिसको हमने X मानते हैं जैसे मैथ्स में, वैसे उसके मोल को Na मान दिया। दूसरा लिक्विड है B, उसके मोल मान लिए Nb, दोनों को मिक्स कर दिया, तीसरा लिक्विड बन गया जिसमें दोनों मिक्स है, A भी है B भी है, तो मोल का भी टोटल हो जाएगा Na प्लस Nb। बेटा फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, A का मोल फ्रैक्शन XA इक्वल टू A के मोल अपॉन टोटल मोल। A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे, A के मोल अपॉन टोटल मोल, B का मोल फ्रैक्शन XB, B के मोल अपॉन टोटल मोल। आंसर किस में आएगा बेटा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर आपको बोले मोल परसेंटेज निकाल, मोल परसेंटेज फॉर्मूला सेम ही है, XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, या जितने भी कंपोनेंट है, अगर 3 कंपोनेंट है तो 3 का टोटल करना पड़ेगा, 4 कंपोनेंट है 4 का टोटल करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, चलो फॉर्मूला निकालते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है। यहां पर पहले इसको निकाल देते हैं, रब कर देते हैं, फिर फॉर्मूला बनाते हैं बराबर। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जब हमने 2 लिक्विड को मिक्स किया, एक था हमारे पास लिक्विड A जिसका मोल था Na, दूसरा हमारे पास था लिक्विड B जिसका मोल था Nb। जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों का टोटल हो जाएगा Na प्लस Nb। XA इक्वल टू हो गया Na अपॉन Na प्लस Nb, XB इक्वल टू हो गया Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर ऐसे 3 को मिक्स किया होता, कितने को, 3 को मिक्स किया होता, तो यहां पर टोटल में प्लस Nc भी करना पड़ता, लेकिन 3 को मिक्स नहीं किया तो दिक्कत। ये हमारे मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला बन गए, मोल अंश ना फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोले मोल परसेंटेज, क्या बोले आपको, मोल
परसेंटेज निकल सकता है भाई, मोल परसेंटेज भी निकल सकता है, बस आपको क्या कर देना है, इनटू 100 कर दो, मोल परसेंटेज फ्रैक्शन में जो भी आंसर आ रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, बराबर। चलिए आगे बढ़ते सर। मोलारिटी एक तो पढ़ चुके हम, मोलालिटी पढ़ते हैं। मोलालिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। द्राव्यनु मोल भाग्या द्रावकनु वजन अथवा तो दड़। समझ में आ गया? दोनों का यूनिट याद रखना है, इसका यूनिट होता है बेटा मोलर, यानी कि मोल पर लीटर। इसका यूनिट होता है मोलल, यानी कि मोल पर किलोग्राम। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 5 ग्राम NaOH लिया, कितना ग्राम, 5, डिसॉल्व किया 450 ml सॉल्यूशन के अंदर। मोलारिटी ढूंढो, मोलारिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल निकालेंगे सॉल्यूट का, द्राव्यनो मोल काढ़ू पड़ से, तो पहले मोल निकाल देते हैं यहां पर साइड में N2। मास अपॉन मोलर मास, 5 ग्राम मास है, मोलर मास निकालो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 ग्राम पर मोल मोलर मास निकल गया, तो 40 बराबर। इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम 450 ml लीटर में लेना होता है बेटा, लीटर में कितना निकल जाएगा, 0.45, लिख देते हैं 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 0.45। अभी चलो फटाफट गिनो और आंसर लेके आओ, हमारे पास यहां पर टूल्स होने चाहिए। डू वी हैव टूल्स? देख लेते हैं अगर यहां पर टूल्स मौजूद है तो। नहीं, ठीक है, तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में एक टूल है जिसको कहते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए। आंसर मिल रहा है 0.2778, यानी कि 0.278 मिल गया, इजी है। आगे बढ़ेंगे। 3 ग्राम इथेनोइक एसिड है हमारे पास। इथेनोइक एसिड मतलब बेटा CH3COOH, जिसका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। को 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, बोला मोलालिटी ढूंढो, स्मॉल m मोलालिटी, फॉर्मूला क्या हो जाता है, N2/W1। मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, वही मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बेटा, 3 ग्राम, दड़ कितलू है, द्राव्यनु 3 ग्राम, और मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर, तो मोल मिल जाएंगे अपने को। इसको ऐसे ही रहने देता, 3/60। द्राव्यनु दड़ वो यूज कर लिया हमने, द्रावक नु दड़ 50 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 50। कैलकुलेशन कर लेते, फटाक से आंसर लेके आ जाते, चलो भाई। लेकिन एक चीज हमें ये किलोग्राम में लेना पड़ेगा, तो 50 ग्राम नहीं चलेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, 0.05 लगाना पड़ेगा। हमें आंसर मिल गया बेटा 1 मोलल, खत्म। आगे बढ़ेंगे। ओहो, देख रहे हो, 2 को मिक्स किया,
जैसे आगे मोलारिटी को मिक्स किया था कि नहीं किया था, वैसे फिर से 2 को मिक्स किया, 30% W/W सॉल्यूशन है। तो हम तो मान लेते हैं भाई, क्या मानते हैं कि 30 ग्राम सॉल्यूट होता है द्रव्य, 100 ग्राम सॉल्यूशन होता है द्रावण। अब सॉल्यूशन क्या है बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल है, 70 ग्राम क्या होना चाहिए बेटा फिर, सॉल्वेंट द्रावक, क्योंकि ये इन दोनों से ही तो बनता है, तो इन दोनों का टोटल करो, ये मिल गया, है इजी की नहीं। ओके, क्या बोला, मोलालिटी ढूंढो। चलो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है N2/W1 इन किलोग्राम। N2 का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द्रव्य ना मोल। तो मोल कैसे निकाले, मास है, हाँ है 30 ग्राम। NaOH है तो भाई NaOH उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 + 16 + 1 मतलब हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अभी मोल कैसे निकाल दे, N2 = मास अपॉन मोलर मास, मास है 30 ग्राम, मोलर मास है 40 ग्राम, बोलो आया 3/4। मोल की जगह लिख देंगे बेटा 3/4। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना मिला, 70 ग्राम, लेकिन ग्राम में नहीं लेना है, किलोग्राम में लेना है, तो किलोग्राम में 0.07। चलो गिनती करते हैं, आंसर लेके आते हैं। $10.71 खत्म केस। बोलो है इजी, बोलो है इजी। हमने क्या किया, परसेंटेज जो मास था, मास परसेंटेज 30%, उसमें से हमने निकाल दिया सॉल्वेंट का मास यानी कि द्रावक नु दड़, सॉल्यूट का मास यानी कि द्राव्य नु दड़, उन दोनों का यूज किया, मोलालिटी में इस्तेमाल किया, मोल वोल ढूंढा और आंसर लेके आ गए, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which will be the molality of 10% W? ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन, चलो खुद से करना है, 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं। We are gonna use the timer of 1 minute, बराबर। चलो स्टार्ट करता हूं, ठीक है, स्टार्ट, गिनो फटाफट। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड देते रहूंगा। मास परसेंटेज दिया है 30%, उसमें से सॉल्यूट का मास ढूंढो, द्राव्य नु मास शोधो, दड़ शोधो, सॉल्वेंट का मास ढूंढो, द्रावक नु दड़ शोधो, सॉल्यूट के मोल ढूंढो, द्राव्य ना मोल शोधो, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज करो, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ फटाफट। टाइम अप, 1 ही मिनट मिलेगा बराबर, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। चलो फटाफट अभी हम करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि क्या हम 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी देखा जाएगा। इसको पकड़ के कहाँ रखते हैं, साइड में। शुरू करें, डन। चलिए पहले तो हम क्या करेंगे, तो 10% W/W, तो सॉल्यूट कितना हो गया, द्राव्य कितना हो गया बेटा, 10 ग्राम। सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम, उसमें से 10 ग्राम माइनस कर दो, सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा, द्रावक कितना हो गया बेटा, 90 ग्राम। फिर मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल तो ढूंढना पड़ेगा, तो मास अपॉन मोलर मास कर दो बेटा। मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास हर बार नहीं ढूंढेंगे, बहुत बार ढूंढ लिया, 1/4, 1/4 0.25 हो गया बराबर, यहाँ पर 0.25 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो मिल चुका है 90 ग्राम, लेकिन अगर हम किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.09। सारी कैलकुलेशन करो, बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, चलो फटाफट फटाफट फटाफट, सब कुछ निकाल लिया मैंने। चलो
0.57 सेकेंड में हमने आंसर निकाल लिया है। क्लियर कट बात है। ओके चलो 0.25 अपॉन 0.09, इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना और खुद आंसर टिक। चलो मैं ही कर देता हूँ, 0.25 डिवाइड बाय 0.09, 2.7, खत्म, डन। चलिए आइसोटोनिक पूछ रहा है बाबा, अभी अभी सिखाया, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आयंस। कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, आयंस H2SO4 में बेटा 3 बनते हैं, 2H प्लस 1SO4 माइनस 2, टोटल 3 आयन। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.6 आंसर है। इसमें से किसका आंसर 0.6 आता है, गिन लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.8 नहीं हो रहा है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.6 हो रहा है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, पॉइंट, इसमें 2 ही आयन बनेंगे H प्लस NO3 माइनस, इसमें 2 ही आयन बनेंगे H प्लस Cl माइनस, इसमें भी 2 ही आयन बनेंगे H प्लस Cl माइनस। 0.2 और इसमें भी 2 ही आयन बनेंगे, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.4। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, तो सही आंसर है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर यूरिया। बेटा मोलालिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 1 मोलल का मतलब क्या होता है, यूनिट चेक करो बेटा, यूनिट चेक करो। यूनिट क्या लिखा हुआ है, मोल पर किलोग्राम, उसका मतलब ये होता है बेटा 1 मोलल का मतलब 1 मोल सॉल्यूट द्राव्य डिवाइड बाय 1 kg सॉल्वेंट द्रावक। बोलो आया समझ में। तो देखो सॉल्वेंट जो है बेटा, उसका मास तो मिल गया 1000 ग्राम, तो यहां पर सॉल्वेंट के मोल निकालने। एक्वायर्ड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर है, 2 द्रावक, तो उसके मोल निकाल लेते हैं। N1 1000 ग्राम है, मोलर मास कितना होता है बेटा, 18 ग्राम, बराबर। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 + 16, 18 ग्राम। तो मोल मिल जाएंगे हमको 55.55, कोई दिक्कत नहीं है। और यूरिया तो मिल ही गया अपने को, सॉल्यूट तो, जो कि हमारा यूरिया है, NH2CONH2, वो तो पहले ही बोल रखा है 1 मोल है। कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, यूरिया का निकालना है, तो X2 = N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 55.55। चलिए तो कर देते हैं, 1 डिवाइड बाय 56.55, 0.01768 हमारा आंसर आ चुका है। बोलो स्वाहा। तो क्या किया हमने, मोलालिटी पर से हमने सॉल्यूट का मोल निकाला, द्राव्य ना मोल शोध्या, सॉल्वेंट का मास निकाला, द्रावक नु दर शोध्યું, फिर सॉल्वेंट का मोल निकाला, द्रावक ना मोल शोध्या, फिर दोनों का मोल मिल गया, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में रख दिया, आंसर आ गया। बोलो सिंपल है, नॉर्मेलिटी। अब हम नॉर्मेलिटी करने वाले हैं, थोड़ा सा फोकस करें आप। नॉर्मेलिटी करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इन लीटर्स। इक्विवेलेंट मोल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। इक्विवेलेंट मोल की जगह हम यहां पर साइड में लिख देते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है कि नहीं होता है बेटा? मोल नो फॉर्मूला शुद्ध है छोकरा, वो दड़ भाग्या मोलर, तो उसकी जगह हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मोलर मास या इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वैसा का वैसा ही है। अब इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं बेटा? इक्विवेलेंट दड़ कोने कैसु, उसका फॉर्मूला है बेटा मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर Z, मोलर दड़ डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर Z। क्या लिख देता? मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास सॉल्यूट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, डिवीजन का डिवीजन ऊपर चला जाता है। अब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसको तो मोल कहते हैं, वापस लिख देते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वैलेंसी फैक्टर वैसा का वैसा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको मोलारिटी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। मिल गया फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या हो गया? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी निकालना आता है, अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकालो नॉर्मलिटी मिल जाएगी। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाले? मस्त पिंक कलर से लिखेंगे, ठीक है? वैलेंसी फैक्टर, क्या आपको दिख रहा है ये कलर? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है? एसिड के लिए निकालेंगे, बेस के लिए निकालेंगे, सॉल्ट के लिए। चलो पहले निकालते हैं एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कितने H+ रिलीज करता है वो देख लो। किसका कैलकुलेशन है बेटा? H+ का। जैसे HCl एक H+ बनाता है, वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, बराबर। यहां पर Z की वैल्यू लिखेंगे। HCl के लिए 1, H2SO4 बेटा 2 H+ देता है, वैलेंसी फैक्टर 2। H3PO4 3 H+ देता है, वैलेंसी फैक्टर 3। H3PO3 2 H+ देता है, भले ही 3 हो। रीजन है उसका स्ट्रक्चर, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप अभी के लिए इसको याद रख लो। एक ही H+ देगा, वैलेंसी फैक्टर 1। बेस की बात करते हैं। बेस में OH- देख लो, NaOH एक OH- देता है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। MgOH ट्वाइस 2 OH- देता है, वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। सॉल्ट में देखना है चार्ज ऑफ कैटायन। क्या देखना है बेटा? चार्ज ऑफ कैटायन। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na+ देता है, वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। MgCl2, उसमें से Mg+2 बनता है, वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। AlCl3, तो उसमें से Al+3 बनता है, वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। चार्ज ऑफ कैटायन, या फिर अगर इसको प्रॉपरली मैं आपको समझाऊं तो आपको ऐसे लिखना होता है चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ वो आप गिनोगे तो आपको वैलेंसी फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है? अभी तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमको पता है, अभी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन करते हैं, बराबर। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। H2SO4 जिसका pH 1 है, उसका नॉर्मेलिटी ढूंढ के बताओ। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? pH का फॉर्मूला होता है -log H+।
अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली भाई, हमारी नॉर्मेलिटी है, कुछ ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है, बस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब pH कितना बोला, pH हो रहा है 1। कब pH 1 मिलेगा, तो यहां पर एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, बराबर। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है बेटा कि आप जब भी नेगेटिव लॉग निकालते हो तो अगर 10 की पावर में कुछ है, बराबर, तो यहां पर मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डाल देता हूं और यहां पर मैं pH डाल देता हूं। 10 की पावर में जो भी है वो डायरेक्ट बेस पे आ जाता। अगर 10 की पावर 1 है, बराबर, -1 है, -1 नीचे आ जाएगा, यहां पर लॉग के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस pH 1 हो जाएगी। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है तो pH 2 होगी, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, pH 3 होगी, 10⁻4 है, pH 4 होगी, 10⁻5 है, pH 5 होगी, ऐसा चलता रहेगा। pH 1 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई कितना, 10⁻1। कितना मिल गया बेटा, 10⁻1, मतलब 0.1 नॉर्मल। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक मस्त क्वेश्चन है, विच यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ, तापमान साथे कौन सा चेंज नहीं होगा, तो उसका एक रूल है, जिसके अंदर वॉल्यूम आता है, यानी कि कद आता है, उस पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो किस किस पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है, परसेंटेज W/V पर इफेक्ट करेगा। और किस पर इफेक्ट करेगा, परसेंटेज V/V पर। फिर मोलारिटी पर इफेक्ट करेगा, नॉर्मेलिटी पर इफेक्ट करेगा, फॉर्मेलिटी पढ़े नहीं है उसमें भी वॉल्यूम आता है, उस पर भी इफेक्ट करेगा। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ppm, अगर उसमें कहीं पर वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम तो इफेक्ट करेगा। इन सारी टर्म्स पर वॉल्यूम इफेक्ट, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करो वॉल्यूम कम। टेम्परेचर इफेक्ट करेगा इन सब पर, किस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करेगा, जहां पर देयर इज नो वॉल्यूम, जैसे मास बाय मास, बस मास की ही बात चल रही है। मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोलालिटी, ये सारे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है बेटा, इस पर टेम्परेचर की कोई इफेक्ट नहीं है। क्या आएगा, मोलालिटी, इस पर टेम्परेचर की इफेक्ट नहीं है। चलिए डाइल्यूशन फॉर्मूला करते हैं। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हमारी पास एक द्रावण है जिसका शुरुआती वॉल्यूम V1 है और मोलारिटी M1 है। फिर मैं उसके अंदर सॉल्वेंट बढ़ाता हूं, ऐड करता हूं सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम V2 हो गया। अब सॉल्वेंट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, सॉल्वेंट बढ़ेगा तो सॉल्यूट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, द्राव्य વધશે तो सांद्रता વધશે। लेकिन अगर सॉल्वेंट बढ़ रहा है, द्रावक वधी રહ્યું છે तो सांद्रता ઓછી થશે। फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा बेटा, M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर नॉर्मलिटी है तो N1V1 इक्वल टू N2V2। पहले का वॉल्यूम पहले की नॉर्मेलिटी, बाद का वॉल्यूम बाद की नॉर्मेलिटी। मिक्सचर, दो को मिक्स कर रहे हो, एक सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी M1 मान लो, वॉल्यूम V1 मान लो, दूसरा है उसका मोलारिटी M2 मान लो, वॉल्यूम V2 मान लो। दोनों को मिक्स करके नया ही सॉल्यूशन बना लिया, उसकी नई मोलारिटी M होगी, नया वॉल्यूम V होगा। जहां पर V क्या है बेटा, जहां पर V है V1 प्लस V2। तो मिक्सचर के लिए फॉर्मूला है MV इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2।
NV इक्वल टू N1V1 प्लस N2। इन फॉर्मूला से हम काफी सारे एमसीक्यूज कर सकते हैं, देखो ध्यान से। 30 ml 0.5 मोलर NaOH मतलब M1 0.5, वॉल्यूम V1 30 ml, फिर वॉल्यूम चेंज कर दिया, कितना 500 ml तक लेके गए, बोलो M2 कितना होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, M1V1 बाय इक्वल टू M2V2, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर M1V1 डिवाइड बाय V2, M1 0.5, V1 30 बाय 500, 0 0 कट, 5 5 कट 0.1, और यहां पर नीचे 10 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 to -2, 0.03 आंसर आ गया बेटा। सी आगे बढ़ेंगे। यस, ओहो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे तो लगेगा ओहो ऐसा था। ध्यान से देखो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। बोला एक सॉल्यूशन है जिसका परसेंटेज मिल गया 1.6, बराबर। मान लेते हैं मास परसेंटेज है W/W, उसका डेंसिटी, उसका वो आइसोटोनिक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, विद 2.4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, बराबर। चलो, उसने बोला सॉल्वेंट की डेंसिटी सेम है, यूरिया का मोलर मास दे दिया, और उन्होंने बोला कि भाई आप अननोन सब्सटेंस का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालो, आणवीय दળ शोधવાનું કહ્યું। कैसे ढूंढेंगे? पहले तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है कि नहीं? ओके, मान लेते हैं, मान आइसोटोनिक है, कॉन्सेंट्रेशन से मतलब आइसोटोनिक है, ऐसा बोला गया, बराबर। तो मान लेते हैं कि यहां पर दोनों आइसोटोनिक है, सॉल्वेंट का डेंसिटी सेम है, सब बाकी सब सेम है, बराबर। तो जब सब कुछ सेम हो तो आपको मोल्स कंपेयर करने होते हैं डायरेक्टली। क्या कंपेयर करना होता है बेटा? मोल्स। N1 इक्वल टू N2, N1 इसका निकाल लो। तो मान लेते हैं कि 1.6% मतलब 1.6 ग्राम पर 100 ग्राम, मान लेते हैं 2.4% मतलब 2.4 ग्राम पर 100 ग्राम, बराबर। 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन, 1.6 ग्राम सॉल्यूट, अपने को सॉल्यूट से मतलब है 1.6। पहले वाले का मास अपॉन मोलर मास, दूसरे वाले का मास अपॉन मोलर। पहले वाले का 1.6, मोलर मास पता नहीं, M1 वैसा का वैसा। दूसरे वाले का मास 2.4 ग्राम, मोलर मास दे दिया 60, तो M1 इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 60, 2.4। ये हो जाएगा बेटा 3/4, नहीं 3/4 नहीं होगा, ये देख लेते हैं, 2/3, 120 डिवाइड बाय 3, आंसर आ गया 40 ग्राम पर मोल, खत्म। अब कोई पूछे सॉल्वेंट कौन सा है, द्रावक कयु, या फिर माय मिस्टेक, ये अननोन सब्सटेंस कौन सा है, कैसे बताओगे? 40 मोलर मास किसका होता है बेटा? NaOH। हो सकता है कि NaOH हो सकता है, बराबर। थैंक यू। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवीजन करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन, बराबर, फटाफट। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, बराबर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, द्रावणों वर्गीकरण। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए, परसेंटेज W/W के फॉर्मूला, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज V/V का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ppm का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोलारिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोलालिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको इतना आता है
तो आप इजीली कंसंट्रेशन टर्म वाले टॉपिक को बीट कर सकते हैं। बोलो आज का लेक्चर क्लियर है? मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक छोटा सा प्रैक्टिस पेपर का लिंक डाला है जिसमें आपको क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक और दूसरा ये वाला टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स वाला, उसके एमसीक्यूज आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। मेरा नंबर है देव सर का, केमिस्ट्री 7984936016। उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं दिया है मैंने, कुछ में हिंट्स होगी, कुछ में सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है। सभी क्वेश्चन के मैंने आंसर्स भी नहीं दिए हैं, आपको खुद से करना है। समझ में आ गया? तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। ऑल दी बेस्ट। ओके, बाय बाय।